सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी उम्र महज 32 साल थी और सपना क्या था? पूरी दुनिया जीतना। जी हाँ, ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, यानी हम सबके जाने पहचाने सिकंदर महान की। एक ऐसा योद्धा जिसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज मतलब लड़ने की तरकीबें आज भी दुनिया भर की सेनाओं को प्रेरणा देती हैं। उसकी एम्बिशन का लेवल क्या था, इसका अंदाजा लगाइए। फारस मतलब पर्शिया, जो उस जमाने की सुपर पावर था, उसको घुटनों पर ला दिया। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ 12 सालों में 12,000 मील का सफर तय करके। जब तक उसकी मौत हुई, वो उस समय की ज्ञात दुनिया के हर उस कोने को जीत चुका था जिसके बारे में लोग जानते थे। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे बना? सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसने जीती, तो जीती कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे उसकी परवरिश के बारे में, फिर देखेंगे फारस पर उसकी जबरदस्त जीत, उसके बाद भारत में राजा पोरस से उसकी टक्कर, और आखिर में बात करेंगे उसकी विरासत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, सिकंदर के बचपन से। उसका जन्म हुआ था 356 बीसीई में मैसेडोनिया के राजा किंग फिलिप II के घर। और कहते हैं कि बचपन से ही उसमें गजब की बहादुरी और एक तरह का कह सकते हैं जिद्दीपन था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी कोई आम नहीं थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 13 साल का था तो उसका ट्यूटर कौन बना? महान दार्शनिक एरिस्टोटल। जी हाँ, वही अरस्तु। उन्होंने सिकंदर को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि नैतिकता, राजनीति और ग्रीक कल्चर की इतनी गहरी समझ दी कि उसकी सोच ही बदल गई। और हाँ, उसे होमर की इलियड जैसी वीर गाथाएं पढ़ाकर एक योद्धा का दिमाग दिया। लेकिन ज्ञान अपनी जगह था और सत्ता की भूख अपनी जगह, और सिकंदर में ये भूख बहुत ज्यादा थी। 336 बीसीई में वो सिर्फ 20 साल का था जब उसके पिता की हत्या हो गई। अब गद्दी के लिए जो भी लाइन में था, चाहे वो उसके सौतेले भाई हों या कजिन्स, सिकंदर ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको रास्ते से हटा दिया। तो घर में अपनी सत्ता पक्की करने के बाद सिकंदर ने अपनी नजरें घुमाईं अपने सबसे बड़े टारगेट की तरफ। और वो टारगेट क्या था? उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य, द पर्शियन एम्पायर। अब ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। जरा देखिए मुकाबला किसके बीच था। एक तरफ सिकंदर की छोटी सी पर एकदम डिसिप्लिन्ड फौज, और दूसरी तरफ फारस की मतलब पर्शिया की इतनी बड़ी आर्मी कि दुनिया में वैसी कोई नहीं थी। उनके पास इमोर्टल्स नाम की एक स्पेशल कमांडो यूनिट थी, और वो खतरनाक रथ जिनके पहियों में तलवारें लगी होती थी। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सिकंदर की जीत की रफ्तार अनबिलीवेबल थी। आप सोचिए, सिर्फ 4 साल में एक के बाद एक लड़ाइयों में उसने पर्शियन आर्मी को तहस नहस कर दिया। 200 साल पुराना साम्राज्य खत्म। और 330 बीसीई तक तो उनकी राजधानी पर्सिपोलिस पर भी सिकंदर का झंडा लहरा रहा था। फारस तो जीत लिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। अब उसकी नजरें थीं पूरब की ओर, हिंदुस्तान पर, जहां एक बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। सिकंदर को भारत में घुसने में मदद मिली यहीं के कुछ राजाओं से। तक्षशिला के राजा आम्भी जैसे शासकों ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए सिकंदर से हाथ मिला लिया। मतलब एक तरह से आपसी फूट ने ही हमलावर के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन फिर झेलम नदी के पास उसका सामना हुआ एक ऐसे हिंदुस्तानी शेर से जिसने दोस्ती का हाथ ठुकरा दिया। ये थे राजा पोरस। अब देखिए, सिकंदर के पास दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ चुके सैनिक थे, पर पोरस के पास था एक एक्स फैक्टर, एक ऐसा हथियार जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बात कर रही हूं युद्ध हाथियों की। और फिर हुई वो ऐतिहासिक लड़ाई, बैटल ऑफ द हाइडास्पीज, 326 बीसी। ये सिकंदर के करियर की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। भयंकर मॉनसून, उफनती हुई झेलम नदी। सिकंदर ने तूफानी रात का फायदा उठाया, नदी पार की और सुबह सुबह पोरस की सेना पर धावा बोल दिया। ये उसकी टैक्टिकल जीनियस का एक और कमाल का नमूना था। लड़ाई में पोरस हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। सिकंदर ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? जानते हैं पोरस ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।
इस जवाब में इतनी गरिमा थी, इतना आत्मसम्मान था कि सिकंदर हैरान रह गया। उसने न सिर्फ पोरस को आज़ाद किया बल्कि उनका राज्य भी लौटा दिया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, वो हिस्सा जहां सिकंदर का विजय रथ अचानक रुक गया, लेकिन दुनिया पर उसकी छाप हमेशा हमेशा के लिए रह गई। तो ऐसा क्या हुआ कि जो सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था वो भारत से वापस लौट गया? वजह थी उसकी अपनी सेना। व्यास नदी के किनारे पहुंचकर उसके थके हारे सैनिकों ने, जो सालों से अपने घर से दूर लड़ रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। इसे कहते हैं बगावत। पहली बार अजय सिकंदर को अपनी ही सेना के आगे झुकना पड़ा। लेकिन उसका ये अधूरा अभियान भी भारत के लिए बहुत कुछ बदल गया। इसी हमले की वजह से पहली बार यूरोप और इंडिया के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट बना, नए ट्रेड रूट्स खुले, जमीन से भी और समंदर से भी। और हाँ, इसने उत्तर पश्चिम भारत के छोटे छोटे राज्यों को एक होने पर भी मजबूर किया। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के लेकर। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। सिकंदर ने पोरस से लड़ाई लड़ी 326 बीसीई में, और 323 बीसीई में उसकी मौत हो गई। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में कब आए? लगभग 321 बीसीई में। मतलब टाइमलाइन साफ बताती है कि दोनों का आमना सामना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये लड़ाई वाली बात कहाँ से आई? असल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से नहीं बल्कि उसके एक जनरल सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर भारतीय जमीन को आजाद करवाया था। तो लड़ाई हुई, पर सिकंदर से नहीं, उसके जनरल से। और अंत में ये नंबर देखिए, 32, सिर्फ 32। 323 बीसीई में जब बेबीलोन में सिकंदर की मौत हुई तो वो 32 साल का था। सोचिए, इतनी सी उम्र में उसने इतिहास का एक सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस दिन व्यास नदी पर सिकंदर की सेना ने बगावत न की होती, तो आज भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब सिर्फ कल्पना में ही ढूंढा जा सकता है।